वेलकम टू फ्यूचर विद एसएससी क्लासेस। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मैं डेली 12 बजे आपके लिए एसएससी जीडी की क्लास लाती रहती हूँ, और अगर आप लोग एसएससी सीजीएल या सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं तो सीजीएल की प्लेलिस्ट देख सकते हैं। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। बांग्लादेश किसके साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता है? बांग्लादेश डज नॉट शेयर लैंड बॉर्डर विद विच कंट्री? ए मिजोरम, बी मेघालय, सी नागालैंड, डी त्रिपुरा। इसका सही जवाब है नागालैंड। बांग्लादेश के बारे में और कुछ बातें। बांग्लादेश नागालैंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। बांग्लादेश भारत के इन राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है: त्रिपुरा, असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम। भारत और बांग्लादेश के बीच 4096 किलोमीटर लंबी सीमा है। यह दुनिया की 5वीं सबसे लंबी सीमा है। बांग्लादेश के उत्तर, पूर्व और पश्चिम में भारत है। बांग्लादेश के पूर्व में म्यांमार और दक्षिण में बंगाल की खाड़ी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय खेल 2023 में राजा भालिंद्र सिंह ट्रॉफी 20 किसने जीती? हु वन द राजा भालिंद्र सिंह ट्रॉफी इन नेशनल गेम्स 2023? ए सेवाएं, बी केरल, सी हरियाणा, डी महाराष्ट्र। इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। राष्ट्रीय खेल 2023 के बारे में और कुछ बातें। महाराष्ट्र ने राष्ट्रीय खेल 2023 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया और राजा भालिंद्र सिंह ट्रॉफी जीती, जो राष्ट्रीय खेलों में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम को दी जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चांग नृत्य किस राज्य में लोकप्रिय है? इन विच स्टेट इज चंग डांस पॉपुलर? ए गोवा, बी राजस्थान, सी बिहार, डी त्रिपुरा। इसका सही जवाब है राजस्थान। चांग नृत्य के बारे में और कुछ बातें। चांग नृत्य राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह नृत्य राजस्थान के पूरे राज्य में होता है, लेकिन इसका प्रमुख क्षेत्र शेखावाटी क्षेत्र, सीकर, चूरू, झुंझुनू और बीकानेर है। यह नृत्य आमतौर पर राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में पाया जाता है। चांग नृत्य से जुड़ी कुछ बातें। यह पुरुषों का सामूहिक लोक नृत्य है। इसका आयोजन होली पर्व पर होता है और महाशिवरात्रि से लेकर होली तक चलता है। इस नृत्य में मुख्य रूप से चंग नामक वाद्ययंत्र के साथ शरीर की गति या संचालन, नृत्य या तालबद्ध गति के साथ अभिव्यक्ति की जाती है। इस नृत्य में गाई जाने वाली लोक गायकी को धमाल के नाम से जाना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? इन विच ईयर वॉज द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास्ड? ए 2019, बी 2009, सी 2015, डी 2017। इसका सही जवाब है 2019। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के बारे में और कुछ बातें। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 को 9 अगस्त 2019 को पारित किया गया था। यह अधिनियम 31 अक्टूबर 2019 से लागू हुआ था। इस अधिनियम के तहत जम्मू और कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया था: जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। इस अधिनियम के जरिए जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को भी निरस्त किया गया। इस अधिनियम से जुड़ी कुछ और बातें। इस अधिनियम के लिए विधेयक को गृह मंत्री अमित शाह ने 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में पेश किया था। इसके बाद 6 अगस्त 2019 को इसे लोकसभा ने पारित किया था। 9 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति ने इस अधिनियम को मंजूरी दी थी। केवल जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में ही विधानसभा होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कर्नाटक संगीत में पदम क्या है? व्हाट इज पदम इन कर्नाटिक म्यूजिक? ए एक लोरी, बी एक प्रेम कविता, सी साहस के बारे में एक कविता, डी एक देशभक्ति कविता। इसका सही जवाब है एक प्रेम कविता। पदम के बारे में कुछ बातें। कर्नाटक संगीत में पदम एक प्रकार का गीत है जो प्रेम या लालसा को व्यक्त करता है। पदम की गति धीमी होती है और इसका अर्थ गंभीर होता है। पदम को आमतौर पर रूपक के रूप में माना जाता है। पदम में पल्लवी, अनुपल्लवी और कम से कम एक चरणम होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस वस्तु में फाइबर की उच्च मात्रा पाई जाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स कंटेन्स हाई अमाउंट ऑफ फाइबर? ए साबुत अनाज, बी अंडा, सी मछली, डी दूध। इसका सही जवाब है साबुत अनाज। इनमें से कई चीज़ों में फाइबर की मात्रा ज़्यादा होती है। दालें और बीन्स जैसे मूंग दाल, चना, राजमा और लोबिया। साबुत अनाज या अनाज से बनी ब्रेड, छिलके सहित आलू, पॉपकॉर्न,
हरी पत्तेदार सब्जियां, मौसमी फल, चोकर, गेहूं का आटा, एवोकाडो, नाशपाती। फाइबर शरीर के लिए ज़रूरी कार्बोहाइड्रेट है जो पाचन में मदद करता है। फाइबर से हमें पोषण नहीं मिलता। फाइबर की मात्रा बढ़ाने के लिए आप इन चीज़ों को खा सकते हैं: साबुत गेहूं का पास्ता, बलगर गेहूं, भूरे चावल, बेक्ड आलू, उबले हुए नए आलू। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? ए. मणिपुर, बी. केरल, सी. असम, डी. सिक्किम। इसका सही जवाब है सिक्किम। कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में और कुछ बातें। कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व भारत के उत्तरी राज्य सिक्किम में स्थित है। कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व को कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। यह दुनिया भर के संरक्षित क्षेत्रों में सबसे ऊंची श्रृंखलाओं में से एक है। इस बायोस्फीयर रिजर्व में कई तरह की वनस्पतियां और जीव पाए जाते हैं, जिनमें लुप्तप्राय हिम तेंदुआ भी शामिल है। कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व से जुड़ी कुछ बातें। यह भारत का 11वां जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र है। इसे जुलाई 2016 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया था। यह भारत का पहला मिश्रित विरासत स्थल है। इस बायोस्फीयर रिजर्व का नाम पर्वत कंचनजंगा के नाम पर रखा गया है। कंचनजंगा दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 8,586 मीटर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। शस्त्र अधिनियम और वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम किस वर्ष पारित किए गए? इन विच ईयर वर द आर्म्स एक्ट एंड वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पास्ड? ए. 1878, बी. 1879, सी. 1877, डी. 1876। इसका सही जवाब है 1878। शस्त्र अधिनियम और वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम के बारे में और कुछ बातें। शस्त्र अधिनियम और वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम दोनों साल 1878 में पारित हुए थे। शस्त्र अधिनियम 1878। इस अधिनियम के तहत भारतीयों को बिना अनुमति के हथियार रखने से रोक लगा दी गई थी। हालांकि अंग्रेज़ों को इस अधिनियम से बाहर रखा गया था। वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम 1878। इस अधिनियम को गैगिंग एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। यह अधिनियम भारतीय प्रेस की आज़ादी को सीमित करने और ब्रिटिश सरकार की नीतियों की आलोचना को रोकने के लिए बनाया गया था। इस अधिनियम के तहत सरकार को वर्नाक्यूलर प्रेस पर सेंसरशिप लगाने का अधिकार मिला था। लॉर्ड लिटन के कार्यकाल 1876 से 1880 में ये दोनों अधिनियम पारित किए गए थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा शहर 1704 में बंगाल की राजधानी बना था? Which of the following cities became the capital of Bengal in 1704? A. हावड़ा, B. मुर्शिदाबाद, C. खड़गपुर, D. कलकत्ता। इसका सही जवाब है मुर्शिदाबाद। बंगाल की राजधानी के बारे में और कुछ बातें। 1704 में मुर्शिद कुली खान ने बंगाल की राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की और शहर का नाम अपने नाम पर रखा। यह शहर भागीरथी नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। यह पश्चिम बंगाल के प्रेसिडेंसी डिवीजन का सबसे उत्तरी जिला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस वर्ष में जनगणना अधिनियम बनाया गया और पूरे भारत में लागू किया गया था? इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स द सेंसस एक्ट वॉज एनैक्टेड एंड इम्प्लीमेंटेड थ्रू आउट इंडिया? ए. 1948, बी. 1951, सी. 1949, डी. 1950। इसका सही जवाब है 1948। जनगणना अधिनियम के बारे में और कुछ बातें। जनगणना अधिनियम 1948 को भारत में लागू किया गया था। यह अधिनियम भारत की संसद का एक कानून है। इसके तहत भारत में जनगणना कराने की प्रक्रिया और पद्धतियां तय की गईं। इस अधिनियम के तहत ही भारत में स्वतंत्रता के बाद पहली जनगणना 1951 में आयोजित की गई थी। जनगणना अधिनियम 1948 से जुड़ी कुछ और बातें। यह अधिनियम भारत या उसके किसी भी हिस्से में जनगणना कराने का प्रावधान करता है। इस अधिनियम में कई बार संशोधन किए जा चुके हैं। भारत में जनगणना हर 10 साल में होती है। 2011 की जनगणना भारत की 15वीं राष्ट्रीय जनगणना थी। ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो ने 1872 में जनगणना की अवधारणा शुरू की थी। पहली पूरी जनगणना 1881 में हुई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हिमालय की कंचनजंगा चोटी की ऊंचाई कितनी है? What is the height of Kanchenjunga peak of the Himalayas? A. 8,798 मीटर, B. 8,175 मीटर, C. 8,434 मीटर,
डी 8,586 मीटर। इसका सही जवाब है 8,586 मीटर। कंचनजंगा के बारे में और कुछ बातें। हिमालय की कंचनजंगा चोटी की ऊंचाई 8,586 मीटर 28,169 फुट है। कंचनजंगा दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। यह नेपाल और भारत के सिक्किम राज्य के बीच की सीमा पर पूर्वी हिमालय में स्थित है। कंचनजंगा पर्वत समूह एक विशाल क्रॉस के आकार का है। इसकी 4 भुजाएं उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में फैली हुई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बिशप शब्द किस खेल से संबंधित है? द टर्म बिशप इज रिलेटेड टू विच गेम? ए गोल्फ, बी बास्केटबॉल, सी शतरंज, डी हॉकी। इसका सही जवाब है शतरंज। बिशप के बारे में और कुछ बातें। बिशप शब्द शतरंज से जुड़ा है। शतरंज में बिशप एक मोहरा होता है जो विकर्ण के साथ चलता है। शतरंज में हर खिलाड़ी के पास 2 बिशप होते हैं। सफ़ेद खिलाड़ी के लिए बिशप शुरुआत में C1 और F1 वर्ग पर होते हैं। काले खिलाड़ी के लिए बिशप शुरुआत में C8 और F8 वर्ग पर होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। पैरालंपिक 2020 पदक तालिका में भारत की रैंकिंग क्या थी? What was India's ranking in the Paralympics 2020 medal table? A 20, B 24, C 13, D 10। इसका सही जवाब है 24। टोक्यो पैरालंपिक 2020 के बारे में और कुछ बातें। टोक्यो पैरालंपिक 2020 भारत रिकॉर्ड 19 पदकों के साथ 24वें स्थान पर रहा, जिनमें 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य पदक शामिल थे। यह भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। टोक्यो पैरालंपिक 2020 से जुड़ी कुछ और बातें। भारत के उद्घाटन समारोह में भाला फेंक खिलाड़ी टेक चंद और समापन समारोह में निशानेबाज अवनी लेखरा ध्वजवाहक थे। इस पैरालंपिक का थीम गीत कर दे कमाल तू था, जिसे संजीव सिंह ने गाया और संगीतबद्ध किया था। मनीष नरवाल ने मेंस 50 मीटर पिस्टल एक शूटिंग में स्वर्ण पदक जीता था। उन्होंने क्वालिफाइंग में 7वें स्थान पर रहकर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था। फाइनल में उन्होंने 218.2 का स्कोर बनाया था, जो पैरा खेलों में नया रिकॉर्ड था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ने 1864 और 1939 के बीच ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में कार्य किया। Served as the summer capital of British India between 1864 and 1939. A. Kalimpong, B. Shimla, C. Mount, D. Abu Gang। इसका सही जवाब है शिमला। शिमला ने 1864 से 1939 के बीच ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में काम किया। सर जॉन लॉरेंस ने 1864 में शिमला को आधिकारिक तौर पर ब्रिटिश साम्राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया था। शिमला हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा शहर और राजधानी है। शिमला को पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है। आज़ादी के बाद शिमला पंजाब की राजधानी बना और फिर हिमाचल प्रदेश की राजधानी बना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मेगानगर की जनसंख्या कितनी होती है? What is the population of mega city? A. 10 लाख, B. 20 लाख, C. 50 लाख, D. 1 करोड़। इसका सही जवाब है 1 करोड़। संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग UNDSA के मुताबिक मेगासिटी या मेगानगर की आबादी 10 मिलियन या उससे ज़्यादा होती है। वहीं कुछ जगहों पर मेगानगर की आबादी 5 से 8 मिलियन के बीच बताई जाती है। भारत में 50 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों को मेगानगर या महानगर कहा जाता है। साल 2030 तक भारत में 7 मेगासिटी होंगे और हर मेगासिटी में 96 लाख की आबादी होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय और लोक नृत्य है? सत्रिया इज अ क्लासिकल एंड फोक डांस ऑफ विच स्टेट? ए. असम, बी. ओडिशा, सी. मणिपुर, डी. त्रिपुरा। इसका सही जवाब है असम। सत्रिया शास्त्रीय लोक नृत्य के बारे में और कुछ बातें। सत्रिया भारत के असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। यह नृत्य नाटक शैली है जिसमें हाथों के इशारों और चेहरे के भावों के जरिए पौराणिक और धार्मिक कहानियां बताई जाती है। सत्रिया नृत्य को कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि नाडू भंगी, झुमुरा नाच, चाली नच, बिहार नच, सूत्रधारी, गोसाई प्रवेश, गोपी प्रवेश और ओजापाली नाच। सत्रिया नृत्य को साल 2000 में संगीत नाटक अकादमी ने शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया था। सत्रिया नृत्य प्रदर्शन मुख्य रूप से कृष्ण और राधा या राम और सीता की कहानियों पर आधारित होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दादा कामरेड किसके द्वारा लिखी गई किताब है?
दादा कॉमरेड इज अ बुक रिटन बाय whom? A. यशपाल. B. शिवानंद. C. अरविंद घोष. D. मोरारजी देसाई. इसका सही जवाब है यशपाल. दादा कॉमरेड किताब के बारे में और कुछ बातें. दादा कॉमरेड किताब यशपाल ने लिखी है. यह यशपाल का पहला उपन्यास है. यह किताब साल 1941 में प्रकाशित हुई थी. इस किताब में यशपाल ने क्रांतिकारी जीवन का चित्रण किया है. साथ ही उन्होंने मजदूरों के संगठन को राष्ट्रोद्धार का एक सही उपाय बताया है. इस किताब में राजनीतिक चेतना और प्रेम के बारे में लिखा गया है. इसमें गांधीवाद, क्रांतिकारियों का प्रभाव, कांग्रेसी संघर्ष और साम्यवाद का प्रभाव दिखाया गया है. राजनीतिक और सामाजिक शक्तियों की पहचान के लिए इस किताब की अहम भूमिका रही है. चलते हैं अगले क्वेश्चन पे. महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? ड्यूरिंग हुज रेन वर द चैरियट्स ऑफ महाबलीपुरम बिल्ट? ए. पालों के. बी. चोलों के. सी. राष्ट्रकूटों के. डी. पल्लवों के. इसका सही जवाब है पल्लवों के. महाबलीपुरम के बारे में और कुछ बातें. महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण पल्लव वंश के राजा नरसिंहवर्मन प्रथम और नरसिंहवर्मन द्वितीय के शासनकाल में हुआ था. महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण पल्लव राजा नरसिंहवर्मन प्रथम ने 7वीं और 8वीं शताब्दी में करवाया था. महाबलीपुरम के पंच रथों को पांडव रथ भी कहा जाता है. इनका निर्माण नरसिंहवर्मन प्रथम के शासनकाल में हुआ था. महाबलीपुरम का शोर मंदिर 8वीं शताब्दी में नरसिंहवर्मन द्वितीय ने बनवाया था. नरसिंहवर्मन द्वितीय को राज सिंह के नाम से भी जाना जाता है. महाबलीपुरम के गणेश रथ का निर्माण 7वीं शताब्दी के अंत में हुआ था. इसका श्रेय परमेश्वरवर्मन प्रथम को दिया जाता है. महाबलीपुरम के रथ मंदिरों की चट्टानों को काटकर बनाई गई मूर्तियों की सुंदरता पूर्ववर्ती पल्लव शासकों की कलात्मक रुचि को दर्शाती है. चलते हैं अगले क्वेश्चन पे. राधा श्रीधर निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी है? राधा श्रीधर इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस फॉर्म्स? ए. सत्रिया. बी. मणिपुरी. सी. कथक. डी. भरतनाट्यम. इसका सही जवाब है भरतनाट्यम. राधा श्रीधर के बारे में और कुछ बातें. राधा श्रीधर भरतनाट्यम से जुड़ी है. भरतनाट्यम भारत के सबसे पुराने शास्त्रीय नृत्यों में से एक है. राधा श्रीधर ने भरतनाट्यम के प्रचार और शिक्षण में अहम योगदान दिया है. उन्हें इस कला रूप के प्रति समर्पण के लिए सराहा जाता है. साल 2018 में भरतनाट्यम में उनके योगदान के लिए उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था. चलते हैं अगले क्वेश्चन पे. निम्नलिखित में से किसने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी? ए. रविंद्रनाथ टैगोर. बी. गणेश शंकर विद्यार्थी. सी. गोविंद वल्लभ पंत. डी. मदन मोहन मालवीय. इसका सही जवाब है मदन मोहन मालवीय. बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के बारे में और कुछ बातें. पंडित मदन मोहन मालवीय ने साल 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी. हालांकि इस विश्वविद्यालय की स्थापना में एनी बेसेंट, दरभंगा राज के महाराजा रामेश्वर सिंह और नारायण वंश के प्रभु नारायण सिंह और आदित्य नारायण सिंह का भी योगदान रहा. पंडित मदन मोहन मालवीय एक भारतीय सुधारक थे और अखिल भारतीय हिंदू महासभा के संस्थापक थे. बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को पहले सेंट्रल हिंदू कॉलेज के नाम से जाना जाता था. इस विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर का निर्माण बनारस के वंशानुगत शासक काशी नरेश ने दान की गई जमीन पर करवाया था. चलते हैं अगले क्वेश्चन पे. निम्नलिखित में से किसने पंथी लोक नृत्य पैन फोक डांस के लिए पद्मश्री 2021 प्राप्त किया? हु अमंग द फॉलोइंग रिसीव्ड पद्मश्री 2021 फॉर पंथी फोक डांस? ए. भूरीबाई. बी. गुलफाम अहमद. सी. जगदीश चौधरी. डी. राधे श्याम बारले. इसका सही जवाब है राधे श्याम बारले. पंथी लोक नृत्य के बारे में और कुछ बातें. राधे श्याम बारले को पंथी लोक नृत्य में उनके योगदान के लिए साल 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था. राधे श्याम बारले ने प्रदर्शन और कार्यशालाओं के जरिए इस पारंपरिक नृत्य शैली को लोकप्रिय बनाने और संरक्षित करने में अहम भूमिका निभाई है. पंथी नृत्य छत्तीसगढ़ के सतनामी समुदाय का एक अहम लोक नृत्य है. यह नृत्य सतनामी समुदाय की आध्यात्मिक मान्यताओं और सामाजिक संदेशों को व्यक्त करता है. इस नृत्य में नर्तक गुरु की महिमा और उनके उपदेशों का बखान करते हैं. गुरु घासीदास के उपदेश इस नृत्य के जरिए लोगों तक पहुंचाए जाते हैं. चलते हैं अगले क्वेश्चन पे. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (SC) का गठन संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट्स (SC) इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन?
ए अनुच्छेद 337, बी अनुच्छेद 338, सी अनुच्छेद 336, डी अनुच्छेद 335। इसका सही जवाब है अनुच्छेद 338। अनुच्छेद 338 के बारे में और कुछ बातें। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) का गठन किया गया है। अनुच्छेद 338 के तहत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई थी। इस आयोग का मकसद संविधान या अन्य कानूनों के तहत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को दिए गए सभी सुरक्षा उपायों की निगरानी करना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर मनाया जाता है? Which of the following days is celebrated on the birthday of Dr. सर्वपल्ली राधाकृष्णन? A. शिक्षक दिवस, B. संविधान दिवस, C. छात्र दिवस, D. अभियंता दिवस। इसका सही जवाब है शिक्षक दिवस। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर भारत में हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर राधाकृष्णन एक महान दार्शनिक, विद्वान और कुशल शिक्षक थे। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अहम योगदान दिया और अपना जीवन शिक्षा और देश के युवाओं के लिए समर्पित कर दिया था। डॉक्टर राधाकृष्णन के बारे में कुछ और खास बातें। उनका जन्म 5 सितंबर 1888 को तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी के चित्तूर जिले के तिरुत्तनी गांव में हुआ था। वे भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे। उन्होंने 1949 से 1952 तक सोवियत संघ में भारतीय राजदूत के रूप में काम किया। डॉक्टर राधाकृष्णन के कुछ छात्रों और मित्रों ने उनसे अनुरोध किया था कि उनका जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से किस लोक नृत्य की उत्पत्ति महाराष्ट्र में हुई है? Which of the following folk dances originated in Maharashtra? A. लावणी, B. बिहू, C. डांडिया, D. गरबा। इसका सही जवाब है लावणी। लावणी के बारे में और कुछ बातें। लावणी महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। यह पारंपरिक गीत और नृत्य का मिश्रण है जो ढोलकी की थाप पर किया जाता है। लावणी की खासियत इसकी शक्तिशाली लय है। लावणी ने मराठी लोक रंगमंच के विकास में अहम योगदान दिया है। महाराष्ट्र के कुछ और लोक नृत्य वाघ्य मुरली, कोली, तमाशा, लेजीम। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। फेयरवेल माई फ्रेंड किस संगीतकार का एल्बम था? फेयरवेल माई फ्रेंड वॉज द एल्बम ऑफ विच म्यूजिशियन? ए. भीमसेन जोशी, बी. पंडित रविशंकर, सी. शिव कुमार शर्मा, डी. पंडित कुमार गंधर्व। इसका सही जवाब है पंडित रविशंकर। फेयरवेल माई फ्रेंड के बारे में और कुछ बातें। फेयरवेल माई फ्रेंड एल्बम पंडित रविशंकर द्वारा रचित था। यह एल्बम साल 1992 में रिलीज हुआ था। इस एल्बम में फेयरवेल माई फ्रेंड गाना भी है जिसे पंडित रविशंकर ने ही गाया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसे काला सोना कहा जाता है? Which of the following is called black gold? A. कोयला, B. पेट्रोलियम, C. करकालतार, D. कोयला गैस। इसका सही जवाब है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। पेट्रोलियम को काला सोना इसलिए कहा जाता है यह ज़मीन से निकलने पर काला होता है। इसका मूल्य बहुत ज़्यादा होता है। इसका इस्तेमाल कई तरह के उत्पादों में किया जाता है। यह सीमित मात्रा में मौजूद है और इसे बनने में लाखों साल लगते हैं। यह पृथ्वी की पपड़ी के नीचे भूवैज्ञानिक संरचनाओं में पाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन हरित क्रांति से संबंधित नहीं है? Which of the following is not related to Green Revolution? A. चिदम्बरम सुब्रमण्यम, B. M.S. स्वामीनाथन, C. P. चिदम्बरम, D. नॉर्मन बोरलॉग। इसका सही जवाब है P. चिदम्बरम। हरित क्रांति के बारे में और कुछ बातें। चिदम्बरम सुब्रमण्यम, M.S. स्वामीनाथन और नॉर्मन बोरलॉग हरित क्रांति से जुड़े प्रमुख व्यक्ति हैं। चिदम्बरम सुब्रमण्यम ने भारत में उच्च उपज वाली किस्मों के बीजों और आधुनिक कृषि तकनीकों की शुरुआत और प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। M.S. स्वामीनाथन को उच्च उपज वाली फसल किस्मों के विकास और प्रसार में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। नॉर्मन बोरलॉग एक अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक थे जिनके उच्च उपज वाले गेहूं की किस्मों पर काम ने उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार दिलाया और खाद्य उत्पादन पर वैश्विक प्रभाव पड़ा। दूसरी ओर पी. चिदम्बरम एक प्रमुख भारतीय राजनीतिज्ञ और वकील हैं जिन्होंने भारत के वित्त मंत्री और गृह मंत्री के रूप में कार्य किया है लेकिन हरित क्रांति से जुड़े नहीं हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
निम्नलिखित में से पल्लव राजवंश की राजधानी कौन सी थी? विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द कैपिटल ऑफ द पल्लवा डायनेस्टी? ए वैहोल, बी मदुरै, सी बादामी, डी कांचीपुरम। इसका सही जवाब है कांचीपुरम। पल्लव राजवंश के बारे में और कुछ बातें। पल्लव राजवंश की राजधानी कांचीपुरम थी। पल्लव राजवंश दक्षिण भारत का एक महत्वपूर्ण राजवंश था। पल्लव राजवंश का काल 275 ईस्वी से 897 ईस्वी तक था। पल्लव राजवंश के शासकों ने कला, वास्तुकला और साहित्य में योगदान दिया। पल्लव राजवंश के शासकों ने मध्ययुगीन दक्षिण भारतीय वास्तुकला की नींव रखी। पल्लव राजवंश के शासकों ने कैलासनाथ मंदिर और वैकुंठ पेरुमल मंदिर जैसे प्रसिद्ध मंदिर बनवाए। पल्लव राजवंश के शासकों ने द्रविड़ वास्तुकला में एक नई शैली लाने का काम किया। इस शैली को प्रसिद्ध कला इतिहासकार गैब्रियल जोवो डे ब्रेयुइल ने महेंद्र शैली के नाम से जाना है। पल्लव राजवंश के शासकों ने कांचीपुरम को शिक्षा का प्रमुख केंद्र बनाया था। कांचीपुरम को अक्सर 1000 मंदिरों का शहर कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगल चित्रकला शिखर पर पहुंच चुकी थी? ड्यूरिंग हुज रेन डिड मुगल पेंटिंग रीच इट्स पीक? ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। इसका सही जवाब है जहांगीर। मुगल चित्रकला के बारे में और कुछ बातें। मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर जहांगीर के शासनकाल में पहुंची थी। जहांगीर को चित्रकला में गहरी रुचि थी और वह चित्रकारों का सबसे बड़ा संरक्षक था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सिंधु घाटी सभ्यता का इलाका कहाँ स्थित है? वेयर इज द इंडस वैली सिविलाइजेशन एरिया लोकेटेड? ए भारत, बी नेपाल, सी पाकिस्तान, डी अफगानिस्तान। इसका सही जवाब है पाकिस्तान। सिंधु घाटी के बारे में और कुछ बातें। सिंधु घाटी सभ्यता का इलाका आज के पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत में फैला था। इस सभ्यता के प्रमुख स्थल ये रहे: हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, देसलपुर गुजरात के कच्छ जिले में, गणेरीवाला पाकिस्तान के पश्चिम पंजाब में, कर्णपुरा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में, कुणाल हरियाणा के फतेहाबाद जिले में। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। यह सभ्यता सिंधु और घग्गरहकरा नदियों के घाटियों में फैली हुई थी। आज के लिए इतना ही। मैं मिलूंगी न्यू वीडियो में न्यू क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप अपना तैयारी करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।